ओके, स्पीड टेस्ट नंबर कौन सा है ये? ओके, स्पीड टेस्ट नंबर 350, इट्स मैथमेटिक्स पोर्शन। ओके, देखो भाई, पहला क्वेश्चन है रिमाइंडर ऑफ 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63। अब एक लॉजिक समझो आप, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर आप डिवाइड करते हो 3 से, तो पहले 4 को देखो, 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही होगा। इसका मतलब वहां पे जो क्वेश्चन है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 एंड 4 की पावर 65 डिवाइडेड बाय किससे पूछा हुआ है? तो देखो, ये 1 देगा, ऊपर पावर 1, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, अगला भी 1, और ऐसे कितने 1 होंगे? 5। तो दिस इज 5/3 और रिमाइंडर कितना हो गया? 2। सी ऑप्शन। ठीक है। अब यहां पर डिस्कशन का फायदा ये होता है, देखो सॉल्यूशन जो शीट में दिया बहुत टफ दिया हुआ है ना, यहां लंबा दिया हुआ है, लॉजिकल ये ज्यादा आसान सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए सेक्शन ऑफ y स्टूडेंट इज x kg. इफ 2 स्टूडेंट आर रिप्लेस्ड बाय 2 अदर स्टूडेंट, देन द एवरेज वेट ऑफ द सेक्शन इज इंक्रीज बाय 1.5 kg. व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेट ऑफ दोज 2 न्यू स्टूडेंट एंड द वेट ऑफ दोज 2 ओल्ड स्टूडेंट? किसी वर्ग के y छात्रों का औसत वजन x किलोग्राम था। यदि 2 छात्रों को 2 अन्य छात्रों से बदल दिया जाए तो वर्ग का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। आने वाले उन 2 नए छात्रों और जाने वाले उन 2 पुराने छात्रों के वजन में कितना अंतर होगा? तो इसका लॉजिक होता है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। एक की जगह दूसरा आ जाए या 2 की जगह 2 और लोग आ जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसको बदल के उसको कर दिया, तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ न्यू पर्सन जो आया होगा इज इक्वल वैल्यू ऑफ ओल्ड पर्सन प्लस, अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इनटू नंबर, और अगर डिक्रीज होगा तो माइनस डिक्रीज इनटू नंबर। ये फॉर्मूला होता है, लॉजिक होता है। अच्छा, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, इसको हिंदी में लिख देते हैं। नए व्यक्ति या व्यक्तियों का मान। अब 2 लोग गए थे, हम व्यक्तियों वर्ड यूज हो गया, इज इक्वल पुराने व्यक्ति या व्यक्तियों का मान अगर बढ़ता है प्लस वृद्धि इंटू संख्या, और माइनस अगर कमी होती है तो माइनस कमी इंटू संख्या। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या है, ध्यान समझना। ये और ये अंतर पूछा हुआ है, इन दोनों का अंतर पूछा है ना। तो अब आप क्या करोगे, अगर इसको मान लोगे आप a, इसको मान लोगे b, तो a बराबर b, और क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ गया है, तो प्लस इंक्रीज इंटू नंबर, ये तो करोगे। और अगर आप इस b को धर लिया तो a माइनस b इज इक्वल इंक्रीज इंटू नंबर। तो आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन केवल इस लाइन का था, ये सब कुछ नहीं करना, आपको पता होना चाहिए सीधे क्वेश्चन में। ये 5 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन था, तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट में उनका डिफरेंस क्या होता है। इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ? 1.5, नंबर कितने हैं? y, तो अंतर हो गया 1.5 y। समझे भाई? क्वेश्चन बहुत आसान था, बस समझने के लिए आपको समय चाहिए, और ये प्रैक्टिस से आएगा। ऐसा थोड़ी कि आपको आज ही आपने गोली खाई आज ही असर हो गया। इस गोली के असर के लिए आपको कम से कम महीने 2 महीने लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आपको समझना होगा कि जब रिप्लेसमेंट होता है तो नए वैल्यू बराबर पुरानी वैल्यू प्लस इंक्रीज इंटू नंबर, या डिक्रीज माइनस कर देंगे बस। और सॉल्यूशन में इसमें भी लंबा दिया हुआ है, वो नहीं करना है आपको। तो आपको याद रखना, इस तरह क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो शॉर्टकट समझो। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान टॉपिक माना जाता है अगर आपको उसके शॉर्टकट पता है। देखो भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको दिया है 17/13, है ना, और आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, अगर x दिया हुआ है और इधर जो वैल्यू है साइन के साथ गुणा में, वो इधर माइनस के साथ कॉस में हो, इधर ये जो कॉस के साथ है साइन के साथ हो, इज इक्वल y दिया हो। तो इसमें रूल ही होता है इनके स्क्वायर का सम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये रूल होता है सीधा सीधा, है ना। यहां पे क्या करोगे आप, यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, और ये 1 है इंटू 1 है। आप मान लो ये वैल्यू आपकी y है,
ठीक है, तो मैंने जो रूल बताया उसके हिसाब से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर बटे 13 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तरीका ये हो गया। और एक बहुत आसान तरीका यह है कि 13 अगर मैं मानता हूं किसी राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का कर्ण माना है 13 है, आपको ध्यान रखना होगा साइन जो होता है, बताओ लंब बटे कर्ण होता है या आधार बटे कर्ण होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यही होता है। अच्छा, इसका मतलब नीचे h है और इधर नीचे 13 आ रहा है। देखो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन, आपको समझने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। अगर नीचे 13 आ रहा है तो एक त्रिभुज मान लो जिसमें कि 13 उसका कर्ण है, और अगर 13 कर्ण है तो इसके साथ 12 और 5 होते हैं, ये भी याद होना चाहिए। ट्रिपलेट जिसने ज्योमेट्री मुझसे पढ़ा है मैं बताता हूं उसको, इसके बिना क्वेश्चन हो नहीं सकते। ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इस पे बहुत चलता है। तो अगर ये 13 है तो ये 5 हो गया, 12 हो गया, या ये 12 हो गया तो ये 5 हो गया। तो अगर मैं मान लेता हूं कि 12 आपका परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये कर्ण है और ये आपका आधार है, तो इस हिसाब से साइन क्या हो जाएगा? 12 बटे 13 और प्लस 5 बटे 13, देखो जोड़ के 17 बटे 13 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर हो गया 12 बटे 13 माइनस 5 बटे 13, तो क्या हो जाएगा? 7 बटे 13। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अरे समझे, या तो वो फॉर्मूला लगाओ या ये लॉजिक लगाओ, तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। जब आप ट्रिग्नोमेट्री इतना कर लोगे तो आपको याद होगा। ये एसएससी बैंक निकालना बहुत आसान है, ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। कितने लोगों ने इस तरह सोचा था? 5-6 लोगों ने। वही ट्रिपलेट का लॉजिक है, अगर 13 पता लग गया तो बस आसान है। और अगर यहां पर ऐसा होता, देखो यार, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7 बटे 22, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता। 22 का ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा, तब आपको तब आंसर अंडर रूट में आता, ठीक है ना। मतलब ये सब करने पड़ते हैं चीजें घुमा फिरा के। एक पहिए का व्यास 1 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा? तो पहली बात तो अगर उसका व्यास 1 मीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी? तो जब हम बात करते हैं कितने चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर में दूरी कितनी होगी? डिस्टेंस इन 1 राउंड 2 पाई आर, ये तो होगा। आर कितनी है? 1/2 मीटर। और यहां पे किलोमीटर दिया तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका 22 बटे 7 मीटर एक चक्कर में लगा रहा है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? तो नंबर ऑफ राउंड, डिस्टेंस अपॉन 1 राउंड डिस्टेंस, एक चक्कर की दूरी। डिस्टेंस कितनी? 11 किलोमीटर, या 1000 से गुणा कर दो अपॉन 22 बटे 7, ठीक है। तो ये 11 से 2 बार जाएगा, 3500 मीटर, या अच्छा 3500 मीटर, ठीक है, मीटर में आंसर दिया हुआ है। चलिए मीटर नहीं, नंबर होंगे ना, तो कितने चक्कर लगाएगा? आंसर इज 3500। देखो ये क्वेश्चन आप लोग, कई लोगों को समझ नहीं आया होगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझना ही होगा कि जब आप एक, माना ये टायर है, साइकिल का टायर, एक इसको आप काट दो यहां से, तो काट के पूरा लेंथ कितनी आएगी? जो उसका सरकमफेरेंस होगा, परिधि, ठीक है। अगर इसकी परिधि आ रही है पाई मीटर, और 11 किलोमीटर में कितनी परिधि यूज होगी, ये तो पूछा हुआ है, तो भाग करेंगे। ओके, किसी वस्तु को 116 में बेचने पर होने वाला लाभ उसे 92 में बेचने वाले होने वाले लाभ का 3 गुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अच्छा बताओ, यहां पर दिया हुआ है पहला सेलिंग प्राइस आपकी दी है 116 और दूसरी सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 92। मान लो कि सीपी आपकी एक्स है, तो यहां पर प्रॉफिट क्या होगा? 16 माइनस एक्स, और यहां पर लॉस क्या होगा? एक्स माइनस 92, यही तो होगा। आपको बोला हुआ है यहां पे प्रॉफिट कितना है? 92 माइनस एक्स, तो बोला है लाभ का 3 गुना है, मतलब ये जो लाभ है इस लाभ का 3 गुना है। तो 116 माइनस एक्स बराबर 392 माइनस एक्स, ये तो करेंगे। कितना हो जाएगा? 116 माइनस एक्स बराबर, तो 2x बराबर 276 माइनस 116, कितना आ जाएगा? 160। x बराबर 80, सीपी आ गया आपके 80 रुपए। ओके, ए बी 8 BC 6 OP पूछा है। देखो एक फॉर्मूला होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप सर्किल ड्रॉ करते हो, ये कर्ण, ये परपेंडिकुलर, ये बेस,
तो इसकी रेडियस जो यहां पे ओपी बोली हुई है, आर का फॉर्मूला होता है पी प्लस बी माइनस एच बाई 2। अब आपको यहां पर ये दे रखा है 6, ये दे रखा है 8, तो ये कितना होगा 10। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कि ओपी बोला हुआ है, 6 प्लस 8 माइनस 10 बटे 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और ये आसान क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीजें। अच्छा, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 बराबर 0, और आपसे पूछा हुआ है m प्लस 1 होल स्क्वायर 1 अपॉन m प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर ऐसा पूछा हुआ है तो आप यहां भी m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 बनाओगे। कैसे करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब समस्या क्या है यहां पर कि भाई हमारे पास m प्लस 1 की फॉर्म है, तो हम इसमें ऐसे करेंगे। अब ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है। हम यहां से m प्लस 1 को मान लेंगे x, ठीक है। तो यहां से ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमको ये निकालना है। और यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पुट कर दो, ठीक है। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल 0। ये 2 कट गया, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x, तो x प्लस 1 अपॉन x बराबर 4, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लो, आ गया आंसर। कन्वर्ट कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखो, जब ये m प्लस 1 था, इसको आपने x मान लिया, तो आपका क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। यहां से x m के लिए यहां पुट कर दी। पेपर आसान होता है, उसके लिए मेहनत बहुत टफ होती है ना। अब ये क्वेश्चन करने से पहले अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो जिसने पढ़ा होगा उसे लगे बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो बहुत जरूरी है। ये ऐसा क्यों किया, ये बहुत जरूरी है, इससे हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। अगर मैं कहता हूं, एक गधे से गधा भी कह देगा, अगर मैं कहता हूं x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 अपॉन x बराबर 3, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बताओ क्या होगा, गधा भी बोल देगा ना, साथ होगा, क्योंकि आसान चीज है। लेकिन अब आप घोड़े से गधे से घोड़ा बनने के लिए आपको ये चीजें आनी पड़ेंगी कि ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके आप उस प्रोसेस पे आओगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना एग्जाम में, तो सब्जी वाले के एग्जाम का पेपर होगा वो। तुम लोग एसएससी का दो, जिसकी सैलरी 60,000 से स्टार्ट होती है ना, ऊपर से बहुत कुछ मिल जाता है। तो उस ऊपर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी तरफ से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 6 महीने की मेहनत है जिंदगी भर के लिए, वो 6 महीने सीरियसली लग जाओ। जितना क्वेश्चन आता है उसको प्रैक्टिस करो, बार बार करो, 1-2 बार से नहीं होगा, कम से कम 10-10 बार आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन दिखा रही है तो मैंने किया हुआ है ना। हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A sum of money become 2 times in 18 months if the rate is compound annually. In how much time the same amount at the same compound rate will become 2 whole cube root of 2 times. देखो, एक मनी, एक धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज दर से 18 महीनों में दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो 2 सही रूट 3/2 गुणा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो बहुत आसान सी बात है, 18 मंथ में कितना हो रहा है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 गुना हो जाता है 18 महीने में। तो ये जो 2 रूट क्यूब रूट ऑफ 2 दिया, ये क्या है एक्चुअली, 2 इंटू 2 की पावर 1/3, या इसको कर सकते हैं 2 की पावर 4/3। तो 2 जितनी भी पावर यहां पर होती है, इधर 2 गुना है तो इधर 2 की पावर इतना गुना, तो ये सीधे सीधे गुना होगा किससे, 18 से। तो 18 गुना 4/3, 24 मंथ। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Okay, annual salary of a person is 91,000. He took a loan of rupees 50,000 on compound interest for 3 years at 20% per annum. The amount that he will be paying as interest in 3 years is what percent of his annual salary? अब देखो, यहां पर करना क्या है हमको, हमें निकालना है इंटरेस्ट अपॉन एनुअल सैलरी, जो कि 91,000 है, इंटू 100। ये करना है, 3 साल का जो इंटरेस्ट आएगा। अब ये इंटरेस्ट निकालने का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है, आपने पढ़ा होगा सीआई का फॉर्मूला, ये पढ़ा होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n-1, ये पढ़ा होगा ना। यहां प्रिंसिपल 50,000, एन 3 लोगे और रेट आप लोगे 20%, ठीक है। लेकिन इससे आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। अब एक रूल होता है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट
और अगर आपको इफेक्टिव रेट आ जाएगा तो इंटरेस्ट सीधे सीधे होता है P इंटू इफेक्टिव रेट अपॉन 100, राइट। और इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो 20%, 20% और 20%, 3 साल के लिए है ना। तो पहले दो का इंटरेस्ट इफेक्टिव क्या आएगा 2 साल का, 20 प्लस 20, ये फॉर्मूला ना x प्लस वाई, x पहला रेट दूसरा y, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, यहां से आगे 44, इन दोनों का हो गया 44। अब इसका और इसका निकाल लो, कितना हो जाएगा इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट फॉर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा 44 प्लस पहला 44 दूसरा प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20 बाई 100, ये 5 बार हो गया 5, 8.8, ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 8.8 कितना हो गया 72.8, ये आपका इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 50,000 गुणा 72.8 अपॉन 100, मतलब यहां पे आप बड़ी कैलकुलेटर बच जाओगे इसका। जब प्रैक्टिस होगी तो आप सीधे करोगे, ये सीधे 2 स्टेप लिखोगे, ये सब नहीं लिखोगे फॉर्मूले वगैरह, आपको समझाने के लिए मुझे फॉर्मूले लिखने पड़ रहे हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। अच्छा अब ये कितना हो गया, ये जो 0 हटा दो, तो 5 अट्ठे 40 और 36,400, ये आपका आ गया इंटरेस्ट। और अगर इंटरेस्ट इतना है, इनकम 91,000 है, तो आपको परसेंटेज क्या होगा 36,400 बटे 91,000 इंटू 100। अब देखते हैं और क्या क्या कर सकता है, क्या 7 से कटेगा 40, बी ऑप्शन, ठीक है। ये चीज सीखनी पड़ेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे आसान टॉपिक होता है, उसके शॉर्टकट होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सारे क्वेश्चन ओरल हो जाते हैं, प्रैक्टिस की बात है बस आपकी। देखो इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है, ठीक है। अब x पहला 20 दूसरा 20, तो मैंने x की जगह 20 रख दिया, y की जगह 20 रख दिया, ये आ गया 44। अब इस 44 को फिर मैंने x मान लिया, इसके साथ मैंने 20 को ले लिया, तो ये हो गया मेरा x, ये हो गया y, फिर 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणा 20 बटे 100, ये आ गया 72.8। अब निकालना है मुझे इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल और इफेक्टिव रेट, प्रिंसिपल कितना है 50,000, इफेक्टिव रेट 72.8, सॉल्व करके 36,400 आ गया। What will the range of x for the given expression with 0 remainder? ओके देखो इस क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, निम्नलिखित व्यंजक में x के किस मान के लिए शेष शून्य होगा। अच्छा जरा ध्यान देना, 12/3 की पावर x के किस मान के लिए शेषफल शून्य होगा, और नहीं कुछ होगा, 0। अगर 3 के बाद 0, मतलब अगर मैं x को रखता हूं 0 तो हो जाएगा 12/1, 3 क्या 0, रिमाइंडर 12, मतलब रिमाइंडर 0। अगर मैं रखता हूं x को 1, 12/3 की पावर 1, 4 आ गया। अगर मैं रखता हूं x को 2 तो 12/9, अब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तब रिमाइंडर आएगा, समझे बात। तो इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि अधिकतम घात x की किस में है, ये देखना है हमको। अधिकतम घात 3 की कितनी, अच्छा पहली बात x की सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी। अगर हम किसी संख्या को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा, इसका मतलब सबसे छोटा मान तो x का होगा 0। कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा अब दूसरी बात हमको ये देखना होगा कि इसमें x इस वाले वैल्यू में मल्टीप्लाई तो नहीं है कहीं, अच्छा अब दूसरी बात फैक्टोरियल 25, इसके बाद क्या ये स्टेप आप लोगों को समझ में आया। मैंने 26 फैक्टोरियल से 26 बाहर लिया, अंदर 25 बचेगा। और दूसरी बात मैंने लिखा 27 गुणा 26 और यहां से 25 बाहर ले लिया अपॉन 3 की पावर x। अब पूरे में से मैं फैक्टोरियल 25 कॉमन ले सकता हूं, 1 प्लस 26, और ये गुणा कितना हो जाएगा, इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, आप लोग ध्यान देना, हम गुणा नहीं करेंगे, 26 और 1 कितना हो जाएगा, ये 27 हो गया, 27 कॉमन ले लो तो ये जाएगा फैक्टोरियल 25 और ये हो जाएगा 27 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 26, फिर ये 27 हो जाएगा अपॉन 3 की पावर x, तो ये जाएगा फैक्टोरियल 25 और ये हो जाएगा 27 गुणा 27,
अच्छा, अब नीचे क्या बनेगा, 3 की पावर x। अब हम ढूंढेंगे कितनी इसमें 3 आएंगे। तो देखो यार 27 में 3 का 3 होता है, इधर 3 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 6 हो गया। अब हम देखेंगे फैक्टोरियल 25 में कितने 3 आएंगे। तो 25 में 3 देने का रूल, इसको डिवाइड करो 3 से, 3 8 जा, 3 2 जा, बस इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, ये आपका 3 की पावर आएंगी, तो ये जाएगा 3 की पावर 10। अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो टोटल 3 की पावर कितनी होगी, 16। तो एक तो 0 आ गया और 16 तक, मतलब x की पावर 0 से लेकर 16 तक होगी, तो ये नंबर क्या देगा, 0 रिमाइंडर देगा। आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। CDO केंद्र वाले वृत्त का व्यास है तथा AB स्पर्शी, ये स्पर्श रेखा है। यदि एंगल ABC 35 तो एंगल BAD ये पूछा हुआ है आपसे। CD is diameter of a circle whose center is point O and AB is tangent if angle, okay। तो देखो क्या करेंगे हम, ये तो डायग्राम होगा, BD ये सेंटर है, ये C है, अच्छा बताओ ये एंगल कितना होगा, DAC 90, क्योंकि ये डायमीटर है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, हमको 35 दिया हुआ है, ओके। मान लो कि एंगल x है जो मुझे निकालना है, तो इधर x और कौन सा एंगल होगा, ये। अच्छा, इस एंगल का मान कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, x प्लस 35 प्लस 90 कितना होगा, 2x प्लस 35 बराबर 90, 2x बराबर 55, x बराबर, ओके भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A car travels 3 equal distance with the speed of 20, 30 and 40. How much time a bus will take if it travel 216 km at 78% of average car speed? तो पहले तुम निकालेंगे एवरेज कार स्पीड। अब देखो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड, अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल हो तो फॉर्मूला होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। अब यहां वैल्यू पुट करो, तो 3 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन xy 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20। अब शायद आप लोग समझ ना पाओ मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं दो दो जीरो सबके काट रहा हूं, ऊपर से 2 जीरो काट दिए मैंने आसान करने के लिए। अच्छा, नीचे हो जाएगा 6, 12 और 8, ऊपर 3 इंटू 20 इंटू 12, ये तो होगा। नीचे कितना हो जाएगा 26, और ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 20 इंटू 12। अब आप इसको 2 से काट दो, तो स्पीड कितनी होगी 18 इंटू 20 बटे 13। इसका मैं आगे सॉल्व करूंगा। अभी बोला है इफ इट ट्रेवल्स 216 किलोमीटर एट 78% ऑफ एवरेज कार स्पीड, मतलब इस स्पीड का 78%, तो बस की स्पीड 18 इंटू 20 बाई 13 इंटू 78, ये तो करेंगे। अच्छा, अब यहां से आप ये 2 जीरो बना लो, 13 से 6 बार, 20 से 5 बार। तो अब मैं इसको ऐसे रख के, ठीक है, ये स्पीड हो गई। डिस्टेंस कितनी है 216, तो टाइम क्या होता है 216 अपॉन 108 बटे 5, ये 2 बार जाएगा 10 आवर्स। मतलब इसको सब कुछ यूज करा लिया आपसे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ गया आपको, ठीक है, परसेंटेज यूज हो गया और टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लग गया। तो 3 फॉर्मूले लग गए इस क्वेश्चन में। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 300 पे बेचता है, यदि लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3 हो तो क्रय मूल्य होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रॉफिट दिया है किस पे दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पे, गलती मत करते। देखो सेलिंग प्राइस कितनी है और प्रॉफिट दिया हुआ है 16 से 2/3 या 50/3% या 1/6 ऑफ एसपी, और एसपी कितनी है 300, तो प्रॉफिट कितना होगा 1/6 ऑफ 300। 50 रुपए प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 300 है, तो सीपी कितनी हो गई, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस दिमाग की जरूरत थोड़ी सी। यहां पे सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंट दे रखा था। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। अब शॉर्टकट जिसको पता है तो उसके लिए बहुत आसान है ये। देखो एक रूल होता है साइन अल्फा इंटू कॉसेक बीटा, ये 1 होगा इफ, बल्कि
अगर हम कहते हैं, एक सेकेंड, अगर हम कहते हैं साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा, ये 1 होगा, ठीक है, जानते हो बात। और यहां पर देखो सेक 89 को मैं क्या कर सकता हूं, सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 90। तो अगर सेक 89 है तो उसको मैं इसको कॉसेक 1 कर सकता हूं, और कॉसेक 1 साइन 1 क्या हो जाएंगे 1। उसी तरह से सेक 46 क्या होगा, कॉसेक 44, इधर साइन 44 होगा, ये भी 1 हो गया। मतलब साइन 45 को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे 1। तो साइन 45 इज द आंसर 1/√2। साइन 45 1/√2 फॉर्मूला होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो आपको पैटर्न बनाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कौन चीज किसमें चेंज होगी। ओके, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 5:3 if his income increases by 12% and expenditure by 15%, then the increase of his saving। दो तरीके इस क्वेश्चन करने के, एक एलिगेशन होता है, एक नॉर्मल तरीका। तो बता रहा हूं पहले नॉर्मल तरीका, ये सबको समझ में आना चाहिए शायद। आय या इनकम, और उसके बाद एक्सपेंडिचर खर्च, और सेविंग। बोला है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 5:3 है। तो मान लो कि ये 50 रुपए, ये 30 रुपए, ठीक है। तो टोटल इनकम कितनी हो गई, आप 500, 800, 300 ही मान सकते हो। आपको क्वेश्चन करने से मतलब है कुछ भी मान सकते हो आप, रेशियो में है ना। बोला है इफ इनकम इंक्रीजेस बाय 12%, तो 80 का 12% 9.6, तो 89.6 इनकम हो गई, ठीक है। और एक्सपेंडिचर माने खर्च कितना बढ़ गया 15%, तो इसका 15% कितना होगा, तो घटाओ देना इसमें से 57.5 से 0.1, 2 और 3, तो इनकम हो गई, सेविंग हो गई 32.1। 30 रुपए पहले सेव करता था, अब कर रहा है 32.1, तो परसेंटेज इंक्रीज। ये तो पूछा हुआ आपसे, 2.1 इंक्रीज आउट ऑफ 30 into 100। इसका एक तरीका एलिगेशन, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो होता लिखते हैं यहां पर 5:3। एक्सपेंडिचर में वृद्धि कितनी हुई है 15%, इधर हमें पूछा है सेविंग का ओवरऑल 12%। ये भी आसान तरीका है इसका। 5/3 बराबर 12 माइनस एक्स अपॉन 15 माइनस 12, ये 3 कट गया, एक्स बराबर 7%। ये भी कर सकते हो आप लोग। एलिगेशन में यहां पर इनकम का इंक्रीज आता है, ये नई चीज होगी आप लोगों के लिए, लिख लो। इनकम एक्सपेंडिचर के लिए नोट कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से। यहां पर आएगा रेशियो उनका, ये परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये होगा परसेंटेज इन सेविंग, और ये इनकम होगी। ओके, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, हाउ मेनी ऑफ देम मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट। हाँ, 20 संख्याओं का औसत शून्य है। अधिक से अधिक कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अधिक से अधिक कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है 19, क्योंकि सारी नहीं हो सकती शून्य से बड़ी, क्योंकि एक को आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो जाके एवरेज 0 आएगा। तो अधिक से अधिक 19 वैल्यू। A person standing exactly midway between two towers observes the top of two towers at an angle of 22.5 and 67.5. What is the ratio of height of the taller tower to the height of the shorter tower? देखो यार, ऐसा कुछ है, मिडिल पे खड़ा है, ठीक है। जो बड़ा टावर होगा उसका एंगल बड़ा होगा, और छोटे वाले का ये 22.5 ये। अच्छा, इन दोनों के एंगल का सम कितना है 90। बस इससे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। मान लो कि हमें पूछा किसका, पहले टॉलर पूछा ना। अच्छा, मान लो टॉलर की हाइट h1 है, स्मॉलर की हाइट, बड़े वाले खंबे की हाइट h1, दूसरे वाले की h2। अच्छा, अब आप इसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं होती है, ये दूरी बराबर है, मिडवे है ना। अब आप ये जो 67 पॉइंट, इसको आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, बस इसका यूज होगा। यहां पे लगाते हैं हम 10 अल्फा h2 अपॉन एक्स, और इधर लगा दो आप 10 बीटा h1 अपॉन एक्स। पहला है 22.5 और दूसरा क्या है 67.5। अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूं तो h1 अपॉन h2, बल्कि ऐसा करते हैं h1 अपॉन एक्स पहली वैल्यू अपॉन h2 अपॉन x इज इक्वल 10 67.5 अपॉन 10 22.5। ये कर दिया h1 अपॉन h2,
10 67.5 अपॉन 10 22.5 कैसे सॉल्व करोगे इसको? अब ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 67.5 को मैं क्या कर सकता हूं? cot 22.5। मतलब यहां पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी अच्छी लेवल की यूज होगी। इसको ये 10 होगा, इसको उल्टा कर लो तो 1 अपॉन, अब ध्यान देना एक रूल होता है 10 टू अल्फा क्या होता है? अगर अल्फा को मैं 22.5 मानता तो यहां से 10 अल्फा की वैल्यू आएगी, या तो आपको एंगल वैल्यू पता हो तो ये हो गया 10 22.5 √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? देखो, अब क्वेश्चन मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आंसर मिलाना। हमारे पास जो वैल्यू आई है h1 अपॉन h2 ये आ गया, इसका स्क्वायर कर लो 2 + 1 - 2 √2 ये हो गया 1 अपॉन 3 - 2 √2। आप देखो अपॉन में सब में 1 है तो आप इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, नीचे क्या हो जाएगा 1 और ऊपर 3 + 2 √2। कौन सा आंसर हो गया? सी ऑप्शन। 10 22.5 देने से आसान हो गया क्वेश्चन। ऑन सेलिंग 13 balls at ₹210 there is a loss equal to the cost price of 7 ball. The cost price of 1 ball is, एक बहुत आसान सी बात है, सेलिंग प्राइस ऑफ 13 balls 13 बॉल की विक्रय मूल्य कितना? 210। इस पर हमको लॉस क्या हो रहा है? देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 balls। तो लॉस एक्चुअली होता क्या है? CP - SP यही तो होता है ना? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ball इज, अब ये जो लॉस आया यहां पर 13 बॉल की सेलिंग प्राइस पे हमको लॉस कितना हो रहा है? तो देखो 13 बॉल की सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, एक की सेलिंग प्राइस हमारी x है, बल्कि हमें CP निकालना है, ये x मान लो, ये y मान लो, ठीक है? तो 13 की CP सेलिंग प्राइस 13y, राइट? ध्यान देना, ये क्या हुआ? ये 13 बॉल का SP, मैंने y माना ना SP को। अच्छा, अब अगर मैं इसमें से, और लॉस कितना होगा? 7x। देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 गेंदों को 210 में बेचने पर 7 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है? तो हम जानते हैं CP क्या होती है? 13 बॉल की CP क्या होगी? 13 की SP माइनस लॉस या प्लस लॉस? प्लस लॉस। तो देखो 13 की SP 13y माइनस प्लस 7x, और ये 13 बॉल की CP कितनी होगी? एक बॉल की CP मैंने x मानी है तो 13x। अरे समझे? तो यहां से 7x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 6x बराबर 13y। अब एक चीज और बची इसमें, हमने 13 बॉल को कितने बेचा है? तो यहां पे मैं 13y को 210 ले सकता हूं, तो मैंने सीधे सीधे यहां पे 6x बराबर 210 भी तो कर सकता हूं। तो x बराबर कितना हो गया? 210/6, कितना आएगा? 35। इतना सब करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। देखो आसान तरीके समझ लो, 13 की CP बराबर 13 की SP प्लस 7 की CP, यही तो मतलब हुआ इस बात का। लॉस हुआ है ना? लॉस का मतलब SP में और जोड़ो तो जाके आपको फायदा होगा। अच्छा, ये 7 इधर आएगा तो 6 की CP बराबर 13 की SP जो कि 210 है, तो CP बराबर 210/6, ऐसे भी कर सकते हो आप। 35। वो सोचने के ऊपर है कैसे आप क्वेश्चन सोचते हो। बार चार्ट है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ बुक इन 1000 नंबर फ्रॉम 6 ब्रांचेस ऑफ पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 consecutive years 2000 to 2001। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। सेल्स ऑफ बुक्स इन 1000 नंबर फ्रॉम 6 ब्रांचेस। देखो ये 1000 में दिया हुआ है, अगर यहां पे 105 बोला तो 105 के आगे 0 लगाना है आपको। काले से आपका B1 है ना, अच्छा ईयर है ये, 2000 के लिए ब्लैक से दिया, 2001 के लिए व्हाइट से दिया हुआ है। सीधे क्वेश्चन पे आओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2
व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर ऑल ईयर अपॉन B4 ऑल ईयर्स? आसान सा क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं B2 तो 75-65, ठीक है, और B4 85 प्लस 95, ठीक है भाई। नीचे कितना हो जाएगा? 7/9, डी ऑप्शन। टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6, पीछे सॉल्यूशन दिया है, ये तो आसान क्वेश्चन की ज्यादा जरूरत नहीं है। टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर इज व्हाट परसेंट टोटल सेल्स ऑफ, देखो B6 अपॉन B4 इंटू 100, ये पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। B6 कितना है? 150, B4 180, हमने सॉल्व किया था अभी, 3 से 5 बार 6 बार, और ये हो जाएगा 5, 125/3 41 B6 150 है ना, और B4 कितना है? अच्छा 225 होगा, 5 5 25 होगा, 250/3 83 पॉइंट समथिंग, बी ऑप्शन। टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 एंड B4 इन 2000 इज व्हाट परसेंट टोटल सेल ऑफ ब्रांच? अब देखो यार ध्यान देना, B3 B4 2000 बोला हुआ है, 2000 मतलब ब्लैक वाला, B3 एंड B4 95 और 85, कितना हो गया? 180, और B3 B4 एंड B5 2001 मतलब 110 95 95 300, ये तो करना होगा। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है। दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्रम से 5 तथा 3 है, ए बी बड़े वृत्त का व्यास है, BD छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो और बड़े वृत्त को E पर मिलती है। यदि ए और डी को मिलाया जाता है तो AD की लंबाई, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। इनके केंद्र समान है, कंसेंट्रिक बोला ना, 2 कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ 5 and 3, इसकी छोटे वाली की रेडियस कितनी है? 3, और बड़े वाली की रेडियस 5। ए बी इज डायमीटर ऑफ द बिगर सर्किल, तो ए बी डायमीटर है, मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एंड BD इज ए टेंजेंट, ये टेंजेंट है BD, और इसको आगे बढ़ाओ तो ये कहां मिलती है? E पर। पॉइंट A इज ज्वाइन टू D, ये ज्वाइन किया हमने D पर, ऐसे। AD पूछा हुआ है आपसे, ये लेंथ पूछी, देखो यार ये ज्वाइन करो, ये लेंथ कितनी है? ये तो ये 4 होगी, पाइथागोरस है ना, ये 90 डिग्री होगा यहां पर। तो अब आपको पूछा किसका लेंथ क्या? AD की लेंथ। अच्छा ये लेंथ कितनी होगी? 4। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, ये मिड पॉइंट है AB का, बोलो ये मिड पॉइंट किसका? EB का। तो मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये 3 है तो ये 6 होगी, मिड पॉइंट थ्योरम, ये 6 हो गई, ये 4 होगी, तो पाइथागोरस से AD आ जाएगा। AD का स्क्वायर बराबर 36 प्लस 16 52। AD कितना हो गया? 2√13, बी ऑप्शन। जो मैंने बात ये बोली ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 और 6 वाला, अगर ये मिड पॉइंट होते हैं तो ये साइड डबल हो जाती है इसकी। हाँ, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे उसको इक्वली डिवाइड करती है, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। इसका डबल 6 होगा यहां पर, समझे? ये इंपॉर्टेंट था इसमें, अगर आपको ये समझ में आए तो क्वेश्चन आसान है। आगे बढ़े। A circle is described in an equilateral triangle of side 6 cm, the area of the portion between the triangle and the circle। देखो यार एक रूल लिख लेना, अगर किसी सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हम सर्किल बनाते हैं तो इसकी रेडियस R होती है, मालूम है फॉर्मूला, A/2√3 है ना, और इसकी साइड है 6। तो हमें पूछा है एरिया कौन सा? ये वाला, ये एरिया पूछा है। इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्किल, ये तो करोगे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? √3/4a² माइनस πr², और r कितना है? 6/2√3। या इसमें क्या कर सकता हूं? √3, तो πr² और √3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9√3 माइनस 3π। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। केवल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। इनर सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला ज्योमेट्री में मैंने पढ़ाया होगा, जिसको ज्योमेट्री पढ़ाई है, इन रेडियस वाला फॉर्मूला। अज्यूम दैट 20 cows and 40 goats कैन बी kept फॉर 20 days फॉर ₹500।
इफ कॉस्ट ऑफ कीपिंग 5 गोट्स इज द सेम एज कॉस्ट ऑफ कीपिंग 1 काउ, इसका मतलब 5 गोट्स बराबर कितना है 1 काउ। भाई इसका मतलब गोट जितना खाना खाती है उतने में एक काउ खा लेगी। What will the cost for keeping 50 cows and 30 goats for 12 days? सिंपल सी बात ध्यान रखना, 20 cows प्लस 40 goats को 20 डेज तक रखने का पैसा कितना खर्चा आता है 500 रुपए। आपसे बोला हुआ है 50 cows प्लस 30 goats को 12 दिन तक रखने में कितना खर्चा आएगा। अच्छा पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को या तो काउ बना लेंगे या गोट बना लेंगे। किस में बनाना आसान है, काउ में बनाना आसान है। तो देखो यहां पर 5 गोट बराबर 1 गाय है ना, तो ये हो गया 8 काउ, तो ये 28 काउज हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 6 काउ, तो ये हो गया 56। तो फॉर्मूला होता है M1D1 W1, यहां पे W1 पैसा हो जाएगा, इज इक्वल M2D2 अपॉन M1। पहले कितनी काउज है 28 काउज, डे कितना है 20 अपॉन कितने दिन, कितना पैसा 500, बराबर M2 56 काउ 12 डेज अपॉन माना मनी यहां पर W2 है। तो देखो 28 से 2 बार जाएगा, W2 बराबर 24 गुणा 500 बटे 20, 600 रुपए। ओके, द एरिया ऑफ सर्किल इज 3850, द साइड ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल ट्रायंगल इनसाइड द सर्किल। देखो जब भी किसी सर्किल के अंदर लार्जेस्ट ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, इक्विलेटरल होता है। और अगर इसकी साइड A है, इसकी रेडियस R है, तो रूल होता है R बराबर A बाई √3, या A बराबर, आपको बोला है साइड पूछा है तो आंसर में √3 तो आएगा ही आएगा, और आप रेडियस निकाल लो। एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर 3850, आर स्क्वायर बराबर 3850 अपॉन 22 इंटू 7, 7 अलग करो 25 गुणा 7, ठीक है। आर कितना हो जाएगा 35, तो साइड हो गई 35 √3, बी ऑप्शन।